नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वीसी एजुकेशन के इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन में। आज हम लाइब्रेरी साइंस के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी तैयारी को देंगे एक नया मूड। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी जो भर्ती आने वाली है वो है कौन सी, थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन। कौन सी? थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की एग्जाम आपकी आने वाली है, जिसकी डेट है दोस्तों 27 जुलाई। क्या है डेट जिसकी? 27 जुलाई जिसकी एग्जाम डेट है। तो दोस्तों आज हमारा पहला दिन है। इसी प्रकार से हम प्रतिदिन प्रश्न करेंगे और आप सभी को पता होगा, जैसा आपका एमसीक्यू, जितने ज्यादा आप एमसीक्यू करोगे उतने ही आपके सिलेक्शन की श्योरिटी ज्यादा होगी। आप ज्यादा एमसीक्यू कीजिए और 100% सिलेक्शन श्योरिटी के साथ अपनी मस्ती में मस्त रहिए। दोस्तों डेली शाम 6 बजे, आज थोड़ा सा लेट हो गया है, आज पहला दिन है, थोड़ा सा सेटिंग भी चेंज करनी पड़ी थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। लेकिन प्रतिदिन शाम को 6 बजे आपको एमसीक्यू वीडियो मिल जाएगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को देखना ना भूलें। प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। टॉपर्स की पहली पसंद क्या होती है? डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस। जितने ज्यादा सवाल होंगे उतनी पक्की आपकी तैयारी होगी। तो दोस्तों चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। आज के हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान में सीसीसी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसमें सीसीसी की फुल फॉर्म पूछी है, तो क्या है? कॉलन क्लासिफिकेशन कोड, सेंट्रल सेंट्रल कैटलॉगिंग कोड, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, या फिर कॉमन कैटलॉगिंग कोड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डीडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों डीडीसी की फुल फॉर्म पूछी है। डीडीसी की फुल फॉर्म होती है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो कि किसके द्वारा लाई गई थी? मेलविल डेवी के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा? मेलविल डेवी के द्वारा। मेलविल सॉरी मेलविल डेवी के द्वारा। ठीक है, और 1876 में ये आई थी दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली कौन सी है वर्गीकरण पद्धति? है डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। हमारा अगला प्रश्न है, थिसोरस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों थिसोरस जो होती है वो सूचना पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? थिसोरस। तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा थिसोरस। अगला प्रश्न है, HTML का अर्थ क्या है? तो दोस्तों HTML की फुल फॉर्म पूछी है। तो H का मतलब क्या होता है? ये दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं लाइब्रेरी साइंस के पेपर में, इसलिए मैंने ये प्रश्न दिए हैं। तो पहला क्या है दोस्तों HTML का फुल फॉर्म? हाइपरलिंक हाइपरलिंक मार्कअप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा संस्थान भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सा है? राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता वाली है। कौन सी? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता वाली है। एक मिनट, मैं फोन साइलेंट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, अगला हम प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, जो कि बहुत ही ट्विस्ट देने वाला प्रश्न है, ISBN किसके लिए होता है? दोस्तों ISBN का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ISBN एक नंबर होता है। क्या होता है? ISBN एक नंबर होता है, जो कि बुक्स के लिए, बुक्स की पहचान के लिए, उस नंबर से बुक्स की पहचान की जाती है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। इस सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है, ध्यान से सोचना पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ISBN किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें इस प्रकार से पूछा है। तो मैंने आपको बताया ISBN किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पुस्तकों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ISBN किसके लिए होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? ओपेक का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? आज मैंने सभी क्वेश्चंस नीचे लिख दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें आंसर नीचे लिखे हुए नहीं होंगे। आंसर नीचे लिखे हुए नहीं होंगे, आंसर आपको बताने होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगा जिनके जवाब आपको देने होंगे, और कुछ को मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा समय खराब नहीं हो, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी स्पीडली बता रहा हूं, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। तो ओपेक का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। क्या है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना के कितने प्रकार होते हैं? सूचना के
कितने प्रकार होते हैं? तो सूचना के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। सूचना कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की सूचना होती है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से प्रकार हैं ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। जो 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट करके बताने हैं। सूचना के तीनों प्रकारों के नाम आपको कमेंट करने हैं। क्या? सूचना के तीनों प्रकारों के नाम आपको कमेंट में लिखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बार पुस्तकालय शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले जो लाइब्रेरी शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था दोस्तों? अरस्तु ने किया था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। कौन सा हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही सवाल प्रतिदिन देखने हैं, ऐसे ही सवाल हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे, तो दोस्तों वीसी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि वीसी एजुकेशन आपका साथ आगे तक नहीं छोड़ेगा, एग्जाम टाइम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और प्रतिदिन एमसीक्यू आपको मिलेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जितने भी साथीगण किसी भी पटवार वीडियो या फिर लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये चैनल सब्सक्राइब करवा दें, क्योंकि राजस्थान जीके के एमसीक्यू भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। अगला प्रश्न है, सीडी रोम का प्रयोग किसमें होता है? सीडी रोम का प्रयोग किसमें होता है? तो दोस्तों सीडी रोम का जो प्रयोग होता है वो सूचना संग्रहण में किया जाता है। किसमें? सूचना संग्रहण में किया जाता है। आप सभी को अच्छे से पता होगा, आपने बहुत पढ़े होंगे, बचपन में भी पढ़े होंगे। क्या? रैम और रोम पढ़े हैं या नहीं पढ़े? और सीडी रोम भी आपने पढ़ा होगा, फ्लॉपी डिस्क भी आपने पढ़ी होगी, फ्लॉपी डिस्क भी आपने पढ़ी होगी। ये सभी किस में काम में लिए जाते हैं? सूचना संग्रहण में काम में लिए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना के जीवन चक्र का कौन सा चरण सूचना संग्रह से संबंधित है? तो सूचना संग्रह से संबंधित कौन सा हो जाएगा? सूचना का संग्रह करना मतलब कलेक्ट करना, कलेक्ट करना संग्रहण में आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, सूचना स्रोतों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? दोस्तों इसके भी प्रकारों के नाम आपको बताने हैं कमेंट में, क्योंकि वैसे प्रश्न तो आज आपको दिए नहीं है। और आप कमेंट कीजिए, जिसका भी सही होगा गलत होगा उसका जवाब जरूर मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो सूचना स्रोतों के कितने प्रकारों में बांटा गया है? 3 प्रकारों में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यहां से मैं क्वेश्चन एज इट इज क्यों नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि नीचे आंसर लिखे हुए आपको दिख जाते हैं। कल से अगली जो क्लास होगी उसमें ये आंसर आपको दिखे नहीं दिखेंगे। दोस्तों ये 3 स्रोत होते हैं, जिसमें से द्वितीयक स्रोत कौन सा है ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा है? द्वितीयक स्रोत कौन सा है? तो शब्दकोश है, विज्ञान पत्रिका है, पुस्तक है या शोध प्रबंध है? तो दोस्तों शब्दकोश जो है वो सेकेंडरी स्रोत है। कौन सा? शब्दकोश। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप नीचे इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, तो आप अगर इस पे ध्यान देंगे, अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। आपको देखने में लगेगा इन्फ्लिनेट का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इन्फ्लिनेट का कहाँ है? नई दिल्ली, गांधीनगर, पुणे या फिर हैदराबाद? कहाँ है इन्फ्लिनेट का मुख्यालय? गांधीनगर गुजरात में है। कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निष्क्रिय का कार्य क्या है? निष्क्रिय का कार्य क्या है? विज्ञान संचार। क्या है? विज्ञान संचार करना है निष्क्रिय का कार्य। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य। तो सूचना विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सूचना की उपलब्धता करवाना। क्या? सूचना की उपलब्धता करवाना है सूचना विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य। ऑप्शन डी आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, रंगनाथन की 5वां नियम। दोस्तों 5 नियम दिए थे रंगनाथन महोदय ने। कितने दिए थे? 5 लॉज। कितने? 5 लॉज। 5 लॉज जो दिए थे उनके बारे में पूछा गया कि 5वां नियम कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ जीवित निकाय दिया गया है। पुस्तकालय एक जीवित निकाय है, और कई बार क्या दिया हुआ होता है? ज्ञानवर्धक या फिर वर्धक निकाय। ठीक है, या फिर विकासशील विकासशील निकाय, ये भी कई बार एग्जाम में दिया हुआ होता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय एक जीवित निकाय है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। दूसरा है प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। तीसरा है पुस्तक का समय बचाएं। चौथा चौथा है। ठीक है, और ये 5वां है। ठीक है,
अगला हमारा प्रश्न है एएसीआर का संबंध किससे है? एएसीआर का संबंध किससे है? तो एएसीआर ये एक सूचीकरण पद्धति है। कौन सी? एएसीआर और एएसीआर 2 और एएसीआर 2R, ये क्या है? ये कुछ सूचीकरण पद्धति है। तो सूचीकृत करण है क्या, इससे संबंध है किसका? एएसीआर का। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ई ग्रंथालय क्या है? तो दोस्तों ई ग्रंथालय एक सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरीज में यूज किया जाता है। इसमें लाइब्रेरी में कौन सी पुस्तक आई है और कौन सी पुस्तक गई है, प्रेजेंट में कौन सी पुस्तक अवेलेबल है, इन सभी की जानकारी इस ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध रहती है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय बिब्लियोग्राफी कौन प्रकाशित करता है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय बिब्लियोग्राफी जो प्रकाशित की जाती है वो हमारी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कॉल नंबर में निम्न में से कौन से घटक होते हैं? कॉल नंबर में दोस्तों क्लास नंबर, बुक नंबर, सब्जेक्ट या ऑथर, टाइटल या ऑथर, प्लेस, ईयर। तो दोस्तों इसमें कॉल नंबर और बुक नंबर दोनों को मिला के क्या बनता है? कॉल नंबर बनता है। क्लास नंबर और बुक नंबर को मिला के क्या बनता है? कॉल नंबर बनता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, क्लास नंबर और बुक नंबर। अगला हमारा प्रश्न है सीडी रोम को कैसे पढ़ा जाता है? तो सीडी रोम को कैसे पढ़ा जाता है? सीडी कैसी होती है? एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है। क्या? ऑप्टिकल डिवाइस होती है। आपने देखी होगी, गोल गोल सी होती है, बीच में एक छेद होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल ड्राइव होती है कौन सी? सीडी रोम। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है सूचना संचार की इकाई क्या है? तो सूचना संचार की इकाई क्या है? बिट, बाइट, वर्ड या पेज? तो दोस्तों सूचना संचार की जो इकाई है वो है बिट। क्या है? बिट। अगला प्रश्न है जनरल क्या है? जनरल क्या है? जनरल दैनिक समाचार पत्र है, साप्ताहिक पत्रिका है, वैज्ञानिक शैक्षणिक प्रकाशन है या मनोरंजन पत्रिका है? तो दोस्तों जनरल जो है वो वैज्ञानिक या शैक्षणिक प्रकाशन है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक या शैक्षणिक प्रकाशन, ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है क्या है? पेशुडोनियम किसे कहते हैं? पेशुडोनियम किसे कहते हैं? तो पेशुडोनियम क्या है? एक छद्म नाम है। क्या है? छद्म नाम है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, छद्म नाम। अगला हमारा प्रश्न है सूचना खोज की प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? सूचना खोज की प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? तो पहला चरण है सूचना आवश्यकता की पहचान करना। सबसे पहले तो हम पहचान ही तो करेंगे सूचना की। ठीक है, जिसकी हमें आवश्यकता है उसकी पहचान करेंगे सबसे पहले। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यूडीसी का फुल फॉर्म। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, सीसीसी का क्वेश्चन आ गया, डीडीसी की फुल फॉर्म का क्वेश्चन आ गया, HTML का क्वेश्चन आ गया फुल फॉर्म का, यूडीसी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है दोस्तों, फुल फॉर्म की खूब क्वेश्चन आज दिए हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कुछ यूनिक क्वेश्चंस होते हैं फुल फॉर्म वाले। ठीक है, इनमें से एक ना एक आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में जरूर। ठीक है, हमारा प्रश्न है यूडीसी का फुल फॉर्म। तो यूडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये किस पर आधारित है, कौन सी वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है? यूडीसी जो है डीडीसी पर आधारित है। किस पर? डीडीसी पर आधारित है यूडीसी। ठीक है, हेनरी ला फोंटेन और बताइए दूसरे जो हैं इसके मालिक, उनका नाम क्या है? किन्होंने ये वर्गीकरण पद्धति कौन लेकर आया था? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में लिखने हैं दोस्तों। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए कमेंट में आपको लिखने हैं। और कब ये वर्गीकरण पद्धति आई थी ये भी आपको लिखना है, यूडीसी। अगला हमारा प्रश्न है रंगनाथन किस देश के पुस्तकालय वैज्ञानिक थे? आप सभी को अच्छे से पता होगा, इनका पूरा जीवन परिचय आपको अच्छे से पता होगा। कौन से देश के थे? भारत के रहने वाले थे, 1924 में लंदन गए थे। सब ये आपको पूरी स्टोरी इनकी रटी हुई होगी। अगर आपको नहीं पता हो, रंगनाथन महोदय की पूरी जीवनी में आपको एक बार में एक ही क्लास में आपको याद करवाने तक की गारंटी में दूंगा, अगर आप कमेंट कीजिएगा कि आपको रंगनाथन महोदय का जीवन परिचय चाहिए, आपको एक क्लास में उपलब्ध हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों सारांश, मतलब किसी भी टॉपिक की समरी। क्या? किसी भी टॉपिक की समरी एक तरीके से।
अगला हमारा प्रश्न है लाइब्रेरी 2.0 का तात्पर्य है। तो दोस्तों लाइब्रेरी 2.0 जो होता है वो ऑनलाइन सेवाओं से युक्त लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी 2.0 ऑप्शन 20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे आज के हुए कितने 30 प्रश्न 15 मिनट में 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कवर किए हैं 15 मिनट से भी कम में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए वीसी एजुकेशन के साथ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।